नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 7 त्रिभुज का हम लोग परिचय पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, इसके नियम क्या हैं। इसके पहले के देखिए दोस्तों, वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो लिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें त्रिभुज में चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक ना, सबसे पहले देखिए समझते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति होती क्या है। ठीक ना, देखिए समरूप आकृतियाँ वह होती हैं जो रूप में समान होती, परंतु जरूरी नहीं है कि आकार में भी समान हो। ठीक ना, यानी समरूप हो, एकदम एक जैसा हूबहू देखने में होगा। ठीक ना, और छोटा बड़ा हो सकती है, उसको कहते हैं समरूप आकृतियां। जैसे देखिए पहला में, जैसे इस तरह से देखिए है। ठीक ना, ये आयत का है। अब देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये क्या है, समरूप यानी समान रूप की है। ठीक ना, इसको बोलते हैं समरूप आकृतियां। जैसे त्रिभुज है, देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन ये समरूप है इसके। ठीक ना, इसी तरह से देखिए वृत्त है, वृत्त का एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं समरूप आकृतियां। आगे देखिए दोस्तों, सर्वांगक्षम आकृतियां। सर्वांगक्षम क्या होती हैं, देखिए यही हम लोगों को इस चैप्टर में सर्वांगक्षम के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज के सर्वांगक्षम। ठीक ना, देखिए सर्वांगक्षम आकृतियां वह आकृतियां होती हैं जो रूप और आकार में बराबर हों, रूप में भी हो और आकार में बराबर होने, बराबर होना चाहिए। ठीक ना, और उसको क्या होते हैं, वो उस आकृति को सर्वांगक्षम आकृति कहते हैं। जैसे देखिए रूप में हो और आकृति में भी बराबर हो। ठीक ना, जैसे देखिए ये और ये सेम एकदम बराबर होना चाहिए। ये भुजा अगर ये जितना है होगी उतना ही लंबाई की ये भी होगी, इधर का ये भी, इस तरह से सब क्या है, बराबर होंगी और सम सम होना चाहिए। ठीक ना, तो सर्वांगक्षम आकृति है, यही को सर्वांगक्षम आकृति कहते हैं दोस्तों। देखिए जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज। ठीक ना, तो ये एंगल देखिए इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और देखिए ये सब भुजाएं भी क्या है, इसके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। इसी तरह से देखिए ये वृत्त है, वृत्त के भी ये बराबर होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्वांगक्षम। हम लोगों को देखिए इसी के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज की सर्वांगक्षमता। देखिए हम लोगों को त्रिभुज का सर्वांगक्षम के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, तो दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज में देखिए सर्वांगक्षम कैसे, क्योंकि सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक ना, दो यानी दो त्रिभुज में इसमें क्या करते हैं, तुलना किया जाएगा। तो कह रहे हैं जैसे दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं। देखिए एक त्रिभुज में क्या होता है, इस तरह से देखिए त्रिभुज है अगर, इसमें तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। एक कोण देखिए ये हो गया, एक ये और तीन भुजा, एक ये है, एक ये देखिए, एक ये। ठीक ना, तीन भुजाएं। इसी तरह से दूसरे भी त्रिभुज में देखिए तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए तीन और तीन छः देखिए हो गई, भुजा कोण मिला के छः इसमें हो गई, होगी कि नहीं हो गई। इस तरह से देखिए तीन कोण और तीन भुजाएं आपस में बराबर हों तो सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। यानी इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के, ऊपर का कोण इस कोण के। ठीक ना, अब भुजाएं भी क्या हो, संगत भुजाएं भी बराबर हों तो सर्वांगक्षम होती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें क्या है, अगर हम जैसे दो त्रिभुज है, ठीक ना, तो इसमें देखिए तीन कोण और तीन भुजा देखिए इसमें है, तीन कोण और तीन भुजा इसमें है। ठीक ना, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे तीन ही अगर बराबर हो जाएं, क्या हो जाए, तीन बराबर हो जाए, कोई भी चाहे कोण कोण बराबर कर लीजिए। जैसे एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए, इसमें भी इसी तरह से। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो भी सर्वांगक्षम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए सर्वांगक्षम के लिए थोड़ा समझते हैं आगे। देखिए देखिए एक त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में भी अगर दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीन कोण और तीन भुजाएं में से सिर्फ तीन, ठीक ना, तीन यानी चाहे कोण भुजा में से कोई भी तीन हो, दूसरे त्रिभुज के संगत तीन भुजा कोण में से बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, जैसा कि इसमें बताएं। ठीक ना, उसी तरह से देखिए सर्वांगक्षम हो जाते हैं, तीन अगर बराबर हो जाएं तो भी हम कह सकते हैं तीन यानी भुजा कोण में से कोई भी तीन मिला के होना चाहिए। अगर तीन अगर हो रहे हैं तो आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगक्षम होंगी दोस्तों। ठीक ना, आगे देखिए सर्वांगक्षम होने के लिए कसौटी। देखिए सर्वांगक्षम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए तीन में से, देखिए भुजा कोण भुजा अगर हो जाए, भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा हो एक कोण, ठीक ना, दूसरे त्रिभुज के एक दो भुजा एक कोण के बराबर हो तो भी ये सर्वांगक्षम होते हैं। देखिए पहला हो गया नियम, यानी इसको बोलते हैं देखिए साइड एंगल साइड, इस तरह से। ठीक, ये देखिए ये त्रिभुज है देखिए, ठीक ना, दो, इसमें देखिए एक एंगल ये एक एंगल ये, ठीक ना, यानी एक कोण बराबर हो गया और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा, तो कह सकते हैं कि ये सर्वांगक्षम होंगी। ठीक, अब दोस्तों देखिए आगे दूसरे में अगर देखिए कोण भुजा कोण हो, यानी दो कोण बराबर हो एक भुजा बराबर हो तो भी सर्वांगक्षम होंगी। देखिए इस तरह से दो त्रिभुज हैं, देखिए एक कोण देखिए ये बराबर है, ठीक ना, एक कोण ये बराबर है और इधर का देखिए एक कोण ये और एक कोण ये बराबर है, अब एक भुजा बराबर हो जाए, कोई भी भुजा अगर बराबर है तो ये सर्वांगक्षम होंगी। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर भुजा 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 यानी तीनों भुजाएं भी आपस में क्या हों, बराबर हों तो भी सर्वांगक्षम आकृति होंगी।
देखिए दो त्रिभुजों में से तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। ये हो गया इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो भी ये क्या है, सर्वांगसम होंगी, ठीक ना दोस्तों। आगे देखिए कोण 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 से, यानी एंगल 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 से, अगर तीनों कोण भी अगर बराबर हैं दूसरे के, ठीक ना, संगत, तो ये आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज ये हो गया, इधर के ये त्रिभुज ये, ठीक ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो है, तो ये क्या है, सर्वांगसम होंगी आकृति, ठीक ना। आगे देखिए, आगे देखिए चार ही नियम है मोस्ट, ये पांचवा देखिए, इसमें क्या है कि RHS सर्वांगसमता नियम। इसमें अगर देखिए समकोण त्रिभुज रहे, जो समकोण त्रिभुज मतलब कहने का मतलब ये देखिए थोड़ा समझिए, ये समकोण होता है, यानी 90 अंश होगा, ठीक ना। दो आकृतियां हैं इस तरह से, तो इसमें देखिए समकोण है, यानी 90 अंश ये भी है, 90 अंश ये है। इसमें सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि 90 है तो देखिए निश्चित है ये एंगल इस एंगल क्या होगा, एक बराबर होगा होगा, ठीक ना। इसमें कह रहा है अगर कर्ण, ये देखिए भुजा, अगर ये भी देखिए भुजा ये बराबर हो जाए, क्योंकि कर्ण अगर बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, इसके आपस में ये बराबर हो जाए, ठीक ना, तो भी क्या होंगे, ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। इस तरह से यह, इसमें देखिए अगर देखिए कोई भी आकृति है, अगर सर्वांगसम हम सिद्ध कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए इस आकृति से, इसमें थोड़ा समझिए। देखिए ये त्रिभुज है दोस्तों, ठीक ना, ये त्रिभुज ऐसे है ये, ठीक ना। इसमें सर्वांगसम हम सिद्ध कर दे, सर्वांगसम होने के लिए क्या करना चाहिए, अगर तीन मिल जाए, यानी देखिए तीन भुजा तीन कोण, इसमें भी तीन भुजा और तीन कोण है, ठीक ना। इसमें से तीन कोई भी, जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ठीक ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ठीक ना। अगर एक एंगल और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक ना, तो देखिए अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ये सिद्ध कर दिए, तो जो भी संगत भुजा और कोण और अन्य हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक ना। सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। इसमें कहते हैं CPCT, इसको क्या बोलते हैं, CPCT, CPCT, ठीक ना दोस्तों। देखिए CPCT, ठीक ना, कहाँ से बराबर होते हैं, तो संक्षेप में इसको लिखते हैं CPCT, ठीक ना। इसमें देखिए यही है। और सर्वांगसम का देखिए जो ये होता है चिन्ह होता है, इस तरह से देखिए, जैसे ये त्रिभुज है मेरा ABC मान लेते हैं इसको, ठीक ना, इसमें EFG मान लेते हैं, EF मान लेते हैं, जी है। अगर दोनों में सर्वांगसम लिखना है तो देखिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC, सर्वांगसम को चिन्ह देखिए ये होता है, ऐसे ये होता है, ठीक है, बराबर सर्वांगसम EFG, त्रिभुज EFG, इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना दोस्तों। यही देखिए हम लोगों को पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।